नमस्कार। मेरे साथ अभी हैं शिवानी झा। शिवानी झा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिल्ली में रहती हैं और देश के एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। शिवानी झा का एक और परिचय हम कराना चाहते हैं कि शिवानी झा का जड़ बिहार के मधुबनी जिला से जुड़ा हुआ है। मधुबनी जिला बिहार के पिछड़े जिले में एक जिला है और वहां से ये आती हैं। और आज यह युवाओं के लिए निश्चित रूप से एक रोल मॉडल है कि ये हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी है। हिंदी मीडियम स्कूल से मैट्रिक पास करी है, +2 करी है और आज इनका लगभग 1 करोड़ सालाना इनका आय है। तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि बिहार के वह युवा जो इंग्लिश के डर से दब जाते हैं, जिन्हें लगता है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ के देश स्तर पे नाम नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हम शिवानी झा से ये जानना चाहते हैं कि जब यह दिल्ली गई मधुबनी से तो इनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। और ये जब एक और चीज है कि इन्होंने +2 में अपने जिला के टॉपर थी। तो एक हमारे सोसाइटी में एक चलता है कि जब बच्चा मैट्रिक अच्छे से पास करता है तो माँ बाप चाहता है कि बाल बच्चा मेरा मेडिकल जाए या इंजीनियरिंग करे। यह एक गांव की लड़की कैसे सोचती है कि मुझे सीए बनना है और +2 में बीकॉम लेती है। और बीकॉम भी अब आम चीज है। इंटरमीडिएट में बच्चे बीकॉम चुनना आम है, लेकिन वहां से दिल्ली जाके सीए की तैयारी करना और हिंदी मीडियम से यह भी माना जाता है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के पास अच्छे बुक नहीं मिलते हैं। फिर भी इन्हें दिल्ली में क्या क्या चुनौती हुई और सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आज एक सक्सेस सीए हैं, बड़े कंपनी में काम करती हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को राय देती हैं। तो इनसे जानते हैं। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद और सर। एक चीज जानना है कि एक हाँ। लड़की जब अकेले घर से दिल्ली जाती है तैयारी करने, तो उसको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला सवाल तो यही है। सर, लड़की की चुनौतियां है ना, उसके घर से ही शुरू होती है। मतलब क्या मतलब, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, तभी मैं इस पोजीशन पे आ पाई हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब। बट अपार्ट फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी उतनी सपोर्टिव नहीं होती है। दे आर लाइक कि चलो 11th 12th कर रही है, अब इसकी अच्छी ईयर में शादी करवा देंगे। सो सर, बैकग्राउंड ये है कि मैं 3 बहन हूँ और एक भाई। तो गांव में ये था कि अरे तीनों 3 बेटियां हैं, जल्दी जल्दी शादी करेंगे तभी तो सबका निपट पाएगा। और दौरी कितना चलता है हमारे तरफ, तो आप समझ ही रहे हैं। तो मेरी बड़ी बहन हम्म। की शादी 11th में ही हो गई। और अरे। उसका उसका जर्नी देखा मैंने, शादी होते हुए बच्चे हो जाना, क्योंकि हमें बहुत सारा अवेयरनेस ही नहीं होता। शादी होते उसके बच्चे हो गए। तो मैं और मेरी बहन दोनों देखे ना, तो दोनों घबरा गए कि यार हम लोग भी क्या शादी करके यही जिंदगी जिएंगे क्या। कि अभी मम्मी को कुछ खरीदना होता है, पापा से पैसे लेने होते हैं, या मेरी बहन को कुछ खरीदना होता है, वो सबसे पैसे लेते हैं। और हमारे गांव में ना लड़कियां नहीं पढ़ती। मैं अपनी ब्लॉक की पहली सीए हूँ, और मेरी बहन अपने गांव की पहली डॉक्टर बनी थी लड़की में, लड़के थे डॉक्टर। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि भले हिंदी मीडियम ही क्यों ना, हम लोग थोड़ा देर ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को ना अपना, हमें खुद से कमाने, सच बताओ ना सर, ना सपने बहुत ज्यादा थे कि अपना गाड़ी हो, अपना घर हो, मम्मी पापा को बहुत घुमाएंगे। तो फिर पापा ने बोला कि देखो, या तो दहेज देंगे या तो पढ़ाएंगे, अब चॉइस तुम दोनों के ऊपर है। और हम दोनों ने पढ़ाई चुना। आज मेरी बहन, आपको भी पता है कि नीट क्वालिफाई करना भी जनरल कैटेगरी कितना टफ होता निश्चित है। रूप से, निश्चित निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। तो उसने नीट क्वालिफाई किया, पीजी क्वालिफाई किया, और अभी गोल्ड मेडलिस्ट बनी है डीएमसीएच में। और मैं सीए का सारा अटेम्प्ट एक ही बार में क्लियर किया। मैं 23 साल में सीए बन गई थी। फर्स्ट बस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सीए निकाला? सिर्फ फाइनल में मेरे सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं प्रिपेयर नहीं की थी, और मैंने बहुत कैजुअली एग्जाम दी। बाकी सारे एग्जाम 5 पार्ट में, मैंने 4 पार्ट सब एक बार में निकाला है, बस एक पार्ट 2 बार में निकाला। तो 23 साल में सीए बन गई। और मेरा फर्स्ट जॉब था वर्ल्ड के 6th पोजीशन पे आने वाली कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी में स्टॉक मार्केट के लिए काम कर रही थी। कि कोई भी कंपनी लिस्टिंग होगी तो कैसे होगी। और मुझे सच बताऊं तो सर, मुझे हिंदी भी ठीक से नहीं। अब बिहार में हमें कहाँ स और श में कहाँ फर्क दिखाया जाता है। हम बिहारी जी तो जी हम जी। हम लोग हम लोग तो एक ही नजर से पूरी दुनिया देखते हैं। इनोसेंट इंसान, कहाँ श स का फर्क समझने वाले। पहुंच गए दिल्ली।
एक तो लैंग्वेज का भी बहुत मजाक उड़ाया जाता था, बट मैं ना शर्म नहीं करती थी। मैं बोलती थी तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मैं वही बोल रही हूँ। एक एक अंदर से था कि यार अच्छे स्कूल से शायद पढ़ी होती तो दिक्कत नहीं होता। आज मेरे सारे फ्रेंड थे उस टाइम के, सेंट माइकल से पढ़े फ्रेंड है मेरे, बट वो अभी तक सीए नहीं बन पाया, और मेरे सीए बने हुए मुझे 5 साल 4 साल होने वाले, 4 साल हो गए हैं। तो फिर मुझे रियलाइज है कि लैंग्वेज एक बैरियर है, बट आपके सपने नहीं रुक सकते, मेहनत करना पड़ेगा आपको। और आज मैं बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा हिंदी बोलती हूँ, बट मेरा वो बिहारीपन नहीं जाएगा, वो मैं अब हटाना भी नहीं चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं जब छोटी थी ना, तो एक मूवी आई थी 2007 में, ओम शांति ओम। और उसमें एक डायलॉग था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसकी मिलाने की साजिश में लग जाती है। और ऐसा होता गया कि मैं एग्जाम क्लियर करती गई। एक छोटी फैमिली से इंसान, जहां सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं लोग समझते हैं, बट मुझे तभी से था कि मुझे ना पैसे, मतलब मुझे बहुत पैसा देखना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि मैं पापा के गल्ला पे देखती थी कि बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत पैसा है। चाहे वो छोटे छोटे ही पैसे थे, तो मुझे लगता था ये तो बहुत पैसे आ रहे हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सीए बनूंगी, क्योंकि सीए उस टाइम में सुनते थे कि सीए लोग बहुत पैसे कमाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया सीए बनूंगी, और आज मैं हूँ। और मुझे लगता है कि जितना भी मैंने मेहनत किया है और सेक्रीफाइस किया है ना, उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक अलग स्टैंड है। चाहे मैं किसी भी ऑफिस में जाती हूँ ना, बीइंग अ बिहारी हमारे अंदर जील होती है कि भाई यहाँ तो हमें टॉप पे ही पहुंचना है, क्योंकि हर जगह तो हमें नीचे करने की ही कोशिश की जाती है। लैंग्वेज, वी आर लैंग्वेज, बिकॉज टैलेंट में तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज है कि ये जुनून कैसे अपने अपने को कैसे मेंटेन करिए, अपना जो पागलपन था कि मुझे इंग्लिश मीडियम वाले से थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा तब हम क्वालिफाई हो पाएंगे, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? सर ये मोटिवेशन ना, जिसको ना अपने माँ पापा का सेक्रीफाइस दिख जाएगा ना, ये मोटिवेशन मरेगा नहीं सर। क्योंकि मैंने अपने, मेरे पापा को मैंने सेक्रीफाइस करते देखा है, वो टोन सुनते हुए देखा है। उस टाइम में 2011, क्योंकि मैं 15 के क्वालिफाई, लेकिन उस टाइम में निर्भया रेप केस बहुत चला था। अच्छा अच्छा, जी जी। तो तो उसके 3-4 साल, मतलब मैंने 15 में 12th किया, और उसके बाद मैं दिल्ली आई हूँ। तो पेरेंट्स को ना एक डर था कि दिल्ली भेजेंगे तो कुछ ऐसा ना हो। बहुत सारी चीजें होती है, घर से दूर भेजना लड़की के लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो तो आप मुझे ये अपने था कि पापा को कैसे, अपने पापा को आप कैसे विश्वास दिला पाए कि आप हमको दिल्ली जाने दीजिए, हम सब ठीक रहेगा, आप करेंगे, अच्छा करेंगे? आई थिंक मुझे पापा को विश्वास नहीं दिलाना पड़ा, उनको विश्वास था कि अगर हम इस पे मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेरी बच्ची लौट के आएगी। क्योंकि समाज में ना मेरे पापा को सीधा यही बोला जाता था कि दहेज गिने गिने तो मर जेते। मेरे पापा को ऐसे बोलते थे कि दहेज गिनते गिनते, मेरे पापा समाज को दिखाना चाहते थे कि मुझे दहेज मिलेगा, मुझे ना दूंगा नहीं दे। तो या, उन्होंने एक चैलेंज मतलब एक्सेप्ट किया। हम्म, हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए, एक चीज ये तो तय है कि आप लगभग 1 करोड़ साल का कमाना आपने शुरू कर दिया है, 100 करोड़ तक कब पहुंचना है? सर मैं 100 करोड़ तक बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगी, बट अपने स्किल्स वगैरह से। मैं बिहार में भी अब अपना मतलब सोच रही हूँ कि एक्सपांड करूँ, चीजें देखूं। और सच बताऊं तो अभी थोड़ा स्ट्रगल ये होता है कि मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि क्या है कि आप मतलब वर्क लाइफ बैलेंस कंसल्टिंग में थोड़ा टफ होता है। अगर आप कंसल्टेंसी में है तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे स्विच करती जाऊंगी, तो जॉब में तो 100 करोड़ पे नहीं, बट अगर जरूर मैं कोई बिजनेस करूंगी तो इसमें जरूर पहुंच पाऊंगी। ये टारगेट कब का है? सर मैं तो टारगेट, मेरा मेरा टारगेट है, अभी मैं अपने आप को, अब मैं 35 के एज तक ना जॉब मतलब सेटल्ड हो जाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ मैनेज करना चाहती हूँ, मेरा 35 गोल है कि उसके बाद मुझे काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ मैनेज करना है। ओके, मैंने और थर्टी अभी मैं फाइव के 27 साल बाद की हूँ, सिर्फ तो मुझे सर 8 साल का मैनेजमेंट टारगेट। देखना है, काम नहीं करना है। हाँ। अच्छा, एक एक चीज और शिवानी जी, अ, आपने अपने सपनों को देखा और उस को अचीव किया। जब बिहार के मिडिल क्लास बच्चे जो हैं, जो माँ बाप बड़े कष्ट से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और वो बच्चे क्या करें कि वो सक्सेस हो जाए, वो आप जैसे हो जाए, वो अपने माँ बाप का स्वाभिमान बन जाए, ये क्या टिप्स आप देंगे? एक टिप्स दीजिए, जो एक बच्चा जो +2 करता है या मैट्रिक करता है,
तो उसके अंदर आपकी जैसा जुनून पैदा हो। मतलब मुझे तो लगता है कि कोई भी स्टूडेंट है ना, अगर उसको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, देखिए मेन क्या है, सबके स्ट्रगल अलग है। लाइफ में मेरे स्ट्रगल कुछ और है दूसरे के, बट एक चीज सब में कॉमन है, वो है कि एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की होती है, तभी वो आप पे इतना इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो बच्चे पे, हमारे बिहार के पेरेंट्स के पास ना एजुकेशन के अलावा कुछ भी ऐसा चीज नहीं जो आपको दे पाएंगे, क्योंकि वहां अभी इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स आप पे खर्च कर रहे हैं तो आप बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड बट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपके पेरेंट्स आपको खर्च कर रहे हैं ना, आप समझो कि भाई भगवान ने बहुत बड़ा कृपा किया है आप पे, और पढ़ाई करो। दुनिया में किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट हार्ड, सॉरी, पढ़ाई का कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। दिस इज द इजी वे टू अर्न मनी। आई ऑलवेज फील कि पढ़ाई से आप इजिली पैसा कमा सकते हो, बाकी चीजों में बहुत अलग फैक्टर्स है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को ना अपने घर के लोगों से ना फ्रिक्वेंटली बात करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट्स से कनेक्टिविटी नहीं है ज्यादा बच्चों की, क्योंकि वो सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो कनेक्टिविटी डेवलप करे तो डेफिनेटली जब आपको पता चलेगा ना कि आपके पापा अपना तनख्वाह में से ना अपनी ड्रीम की चीजें छोड़ के आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि यार आई हैव टू पे फॉर दैट, मतलब मुझे कुछ करना है। तो कनेक्ट रहिए, जितना आप पेरेंट्स से कनेक्ट रहेंगे आप सक्सेस उतना ही ज्यादा करेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। आप कब एक्टिव हुई सोशल मीडिया पे? आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हुई, और सर इसके अभी लिए कैसे टाइम टाइम निकाल रही हैं? सर अभी तो मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, बट मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मैंने अपना फेसबुक पे अकाउंट जिस दिन मैं सीए बन गई थी उस दिन खोला था, क्योंकि मेरे पापा मुझे टैग करते कि मेरी बेटी सीए बन गई, इसलिए मैंने खोला था। इंस्टाग्राम पे अकाउंट था बट डीएक्टिवेट था। मतलब तो फेसबुक पे अकाउंट तभी खुला जब सीए बने? हाँ जी सर, मुझे डेट भी याद है, 15 जुलाई 2022 को मैं सीए बनी थी, और उसी दिन मेरा फेसबुक पे अकाउंट मैंने खोला था। तो वाह वाह। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि क्या है कि वहां सब फेक लाइफ जीते हैं। आप देखोगे वो तो मस्त जी रहा, मैं पढ़ रहा हूं, तो आप दुखी होगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम हमारा कंपैरिजन करने की बीमारी है हमें, इसको कोई नहीं ठीक कर सकता। तो इसलिए उससे डिस्टेंस बना ले। और ये जो बच्चे हैं मैट्रिक और प्लस टू में, ये बच्चों का मतलब वो बहुत अट्रैक्ट है उस तरफ, और वो अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोके, इसके लिए आप अपना अनुभव बताएं कि आप खुद को कैसे रोका। मैं क्या करती थी पता है, मैं ना अपने आप को रिवॉर्ड देती थी। जैसे ना कि अगर मैं 2 महीने सोशल मीडिया से ऐसा नहीं कि मैं पूरा कट ऑफ करती, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी, बट मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोस देख लेती थी कि अच्छा 5 घंटे पढ़ूंगी तो 1 घंटे फोन चलाऊंगी, 6 घंटे पढ़ूंगी तो 2 घंटे फोन चलाऊंगी। क्योंकि क्या है ना कि हम इंसान हैं, हम सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, वी नीड अदर थिंग्स एज वेल, कि हम थोड़ा अपने आप को एंटरटेन करें। तो एकदम से आप कट ऑफ मत करो, नहीं बोलते हैं कि आप अपने जिंदगी से ना धीरे धीरे किसी चीज को कट ऑफ करोगे तो आपको पेन कम होगा। नहीं बोलते हैं कि धीरे धीरे किसी को मारेंगे तो दर्द भी नहीं होता, मर भी जाता है वाला वसीन है। तो आप सोशल मीडिया को सडनली कट ऑफ नहीं करना, धीरे धीरे अवॉइड करिए। यूट्यूब यूट्यूब ही देखिए तो उसमें टाइमर सेट कर लीजिए, और उसके साथ एक नोटिफिकेशन डाल लीजिए, बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरे से आगे कोई और निकल जाए। मैं तो यही लगाई थी। अच्छा, ये मतलब छोटा छोटा टेक्निक खुद को मोटिवेट करने के लिए आपने लगाया था। हाँ आज आप हाँ। सक्सेस हैं। लेकिन आज भी एक चीज है कि सेम काम यदि पुरुष कर रहा है और वही काम एक लड़की कर रही है, तो उसके पेमेंट में 25 से 30% का अंतर है। इस सब को कैसे कैसे दूर होना चाहिए? सर ये तो होता है क्योंकि मैं एक बहुत बड़े एमएनसी में इंटरव्यू दी थी, बहुत ही बड़ा कंपनी है, मेरा वहां सिलेक्शन भी हो गया, बट उन्होंने मुझे इस बेसिस पे रिजेक्ट मारा। मेरे को ऑफर लेटर आने से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप लड़की है ना, तो कल होके आपकी शादी हो जाएगी, और आप क्या पता आप शिफ्ट हो जाओ, जबकि मेरा शिफ्ट होने का कुछ प्लान नहीं। तो उन्होंने उस बेसिस पे मेरा इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे से छीन लिया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जज तो हो रहे हैं हम लोग। अभी ये इंक्री मतलब पैसे वाले में तो पता नहीं चलता ना, क्योंकि ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, तो कोई बताता ही नहीं है तो मैं जज कर पाऊं। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे इस बेसिस पे रिजेक्ट किया कि आपकी अगर शादी हो गई कल होकर आप दूसरे शहर चले गए, जबकि मैंने उनको बोला था कि मैं रिलोकेट नहीं करूंगी, अभी तो मैं शादी ही नहीं कर रही हूँ, और
अगर ऐसा सिनेरियोज आएगा तो मैं और मेरा पति वो देखेंगे जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। हम दिल्ली में ही रहने वाले हैं, बट उन्होंने, मैं 3 साल बाद क्या करूंगी उसके चक्कर में उन्होंने मेरा आज का जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। सो ये एक डिस्क्रिमिनेशन मैंने फेस किया है। चलिए एक और चीज आप बताइए कि आप बिहार के लिए क्या प्लान करें? सर मैं सच बताऊं ना, मैं बिहार से बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं हर 3-4 महीने में चली ही जाती हूँ, मुझे वहां बहुत सही लगता है। और मेरा फ्यूचर में प्लान है बिहार में ही सेटल्ड होने का। मैं वहीं अपॉर्चुनिटीज देखना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करे कि सब, मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जाए बिहार और वहां उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। क्योंकि सर मेरे, और दूसरा रीजन है बिहार जाने का, और बीइंग अ बिहारी पेरेंट्स वो कभी भी दिल्ली में सेटल्ड नहीं होना चाहते। उनको सब साफ सुथरा चाहिए। बिहार का AQI अच्छा है, वहां अभी भी एटलीस्ट ऑर्गेनिक फूड्स तो मिल ही जाते हैं क्योंकि लोग अपने खेत में उगाते हैं। तो बहुत सारे रीजन है कि सर नहीं बोलते कि गांव में वहां 4-5 कोठी का घर पड़ा हुआ है सर, यहाँ 2 BHK में कैसे भी करके सरवाइव तो कर ही रहे हैं। तो सर बिहार तो मैं डेफिनेटली आना चाहूंगी और अभी मैं मतलब आपको अपॉर्चुनिटी की आपका वेट कर गांव रही अभी भी बुलाता है? हूँ। यस सर। एक और चीज हमको शिवानी बताइए, आप जॉब भी करती हैं मल्टीनेशनल कंपनी में। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो बहुत मेहनत कराती है, अपना कंपनी भी चलाती हैं, ठीक है, उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे भी हैं, तो इस सारे के लिए टाइम कितना निकालती हैं? सर मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। अभी मेरी बात भी हुई थी तो सर मेरा क्या होता है कि मैं अपना ऑफिस से आती हूँ, ऑफिस का काम करने के बाद जो मेरे पास सैटरडे संडे होता है ना, मैं उसमें ये सब सोशल मीडिया का कंटेंट, एक दिन में 4-5 वीडियो शूट करके रख लेती हूँ। कंटेंट प्रिपरेशन, जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम होता है ना, मैं उसमें सोचती रहती हूँ कि मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊंगी। तो मैं ना अपना जो टाइम है ना वो ना मैंने मैनेज कर रखा है कि किस टाइम में मैं क्या करूंगी, ताकि मैं वैसे देखो अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ और अगर मैं कुछ नहीं प्रोडक्टिव सोचूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं रील्स देखना स्टार्ट कर दूंगी और वो देखते देखते मैं पहुंच जाऊंगी ऑफिस। तो मैं इस टाइम में रिसर्च करती हूँ कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है जिसपे मैं वीडियो बना सकूं, और सैटरडे संडे में फुल वीडियो शूट करती हूँ। अच्छा एक चीज और हमको बताइए कि शिवानी झा कितना घंटा मेहनत आज करती है एज ए सक्सेस वुमन? कितना घंटा आप काम करती है? सर मैं बस इतना बताऊं कि मैं 7 घंटे सोती हूँ, उसके अलावा मैं पूरा टाइम मेहनत ही करती हूँ। क्योंकि 7 घंटे नहीं सोऊंगी तो सर लड़की होकर डार्क सर्कल आ जाएगा, शादी नहीं होगा। मतलब 16-17 घंटे? हाँ जी सर। तो आप सक्सेस होकर 17 घंटा आप काम करती हैं, तो हमारे बच्चों को पढ़ना कितना घंटा चाहिए सक्सेस होने के लिए? सर मैं तो ये बोलूंगी हर एक बच्चों को ना हर रोज पढ़ना चाहिए। एक कुछ लोग, अभी मैं घर भी गई थी तो मैंने देखा एक दिन में 15 घंटा पढ़ लेंगे और दूसरा दिन 0 घंटा पढ़ लेंगे। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आपको कम से कम अपना हर एक एग्जाम वाइज देख लीजिए कि कितना मेहनत चाहिए, उस हिसाब से आपको घंटे देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो दूसरा मेहनत करके आपसे आगे निकल जाएगा। अभी अगर मैं ऑफिस में ही हूँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी, जैसे अभी क्या हुआ था कि मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ उसमें US से क्लाइंट आए हुए थे तो मुझे उनके सामने प्रेजेंटेशन देना था। तो मैंने आगे से पिच किया कि मैं प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ, और भी इम्प्लॉय तो उन्होंने नहीं दिए। क्योंकि अगर मैं अपने आप को शोकेस नहीं करूंगी, मैं अभी भी नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं कुछ करूंगी ना, तो मेरा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो लाइफ में आप कहीं भी रहेंगे ना, आपको मेहनत करना ही है। अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो मैं तो बोलूंगी 11th 12th जो भी स्टूडेंट है ना, आप कम से कम 10 घंटा तो पढ़िए। 15 घंटा खुद पे ध्यान, 10 घंटा पढ़िए, 2 घंटा एक्सरसाइज करिए, 1 घंटे अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सब भी एक काइंड ऑफ खुद अपने लिए 15 घंटा निकालिए। मैं तो यही मानती हूँ। तो एक चीज और है कि मैंने जो अभी तक जो पढ़ा है और एक देखा है कि जिन्हें दुनिया लेवल पे जाना जा रहा है, अपने देश के बाउंड्री के बाहर भी जाना जा रहा है, वो 15 घंटा प्लस काम करते हैं। जिन्हें अपने देश के लेवल पे जाना जा रहा है वो 12 घंटा प्लस काम कर रहे हैं। लेकिन शिवानी झा तो 17 घंटा काम कर रही है। तो क्या बहुत जल्दी पूरे दुनिया में अपना नाम बनाना है? सर मैं इसलिए ज्यादा काम कर रही हूँ क्योंकि क्या है कि अगर आप चैलेंज बहुत बड़ा रहता है ना तो आपको मेहनत भी बड़ा सा करना पड़ेगा। तो सर मैं अपने आप को ना फिर टेस्ट कर रही हूँ कि मैं कितने लेवल तक मेहनत कर सकती हूँ। अगर सोचिए सर, अभी मेरे मतलब मैंने
लास्ट 2 महीने में अपना पेज स्टार्ट किया फाइनेंस पे, मैं लोगों को बताती हूँ कि क्या चीजें करना चाहिए क्या नहीं। तो 2 महीने में मेरे 11,000 फॉलोअर्स हो गए। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हो, तो फिर मुझे उसी मिलियंस में से एक आदमी बनने का होगा जो बहुत मेहनत करे। वहां से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं कुछ भी ना करूं और बहुत कुछ लाइफ में हो जाएगा। तो सर इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं औरों से क्या अलग करूंगी कि मेरा ग्रोथ ज्यादा होगा। तो इसीलिए सर मेरा मेहनत का टाइम थोड़ा ज्यादा है। तो मेरे प्लेटफॉर्म पर भी आप एक सजेशन मिडिल क्लास लोगों को दीजिए कि वो अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए क्या करें। सर ये मैं वीडियो बनाने का सोच रही थी, बट मैं एक बात गांव के लोगों को और जनरली सबको बताना चाहती हूँ कि सर क्या होता है कि जैसे मेरे पापा गांव में रह रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अभी मैं ये बताऊं क्या नहीं करना चाहिए, पहले ये बता रही हूँ। तो क्या होता है कि शहर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो ना मेरे पिताजी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। वो पैसा तो मेरा है नहीं, बट मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। आप किसी और का पैसा अपना बैंक अकाउंट में मत मंगवाइए, क्योंकि अगर आप पैसे मंगवा रहे हैं तो वो आपका इनकम माना जाएगा और नोटिस भी आ सकता है। तो मैं देखती हूँ कि कोई किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है, अच्छा ठीक है बैंक से जाके निकाल लेंगे। ऐसा मत कीजिए, कोई भी आपके सेविंग अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं अवॉइड कीजिए। आप सिर्फ अपना ही पैसा सेविंग अकाउंट में ले, किसी का भी पैसा ना ले। और खास करके ये गांव में बहुत चलता है कि चलो वो फलना के बेटा अहमदाबाद में छे तो कनी ओकरा अकाउंट में भेज दे और इतना एटीएम से निकाल के लो ले। ये मैं जानती हूँ कि सुविधाजनक है, बट आपके लिए नहीं हो सकता सुविधाजनक। आपको टैक्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और क्या करना चाहिए। और करना ये चाहिए कि सबसे पहले ना, हमारा जब इनकम आता है ना, बीइंग अ मिडिल क्लास ना, हमारे सपने बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे भी थे। मैं ये बनने के बाद भी बहुत सारे मिस्टेक की हूँ। तो ये था कि अगर आपका सैलरी जब भी आता है ना, तो आप पहले इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिए। लेकिन पहले हम सबसे पहले खर्चा का प्लान करते हैं कि आईफोन ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो हम मुझे लगता है कि हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि सैलरी आए उसका 30% तो हमें इन्वेस्ट करना ही है मिनिमम। क्योंकि लोग आजकल ना सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला है, यू लिव वंस। ये एक बार जिंदगी है, खा लेते हैं पी लेते हैं जी लेते हैं। बट कल होके हम आपको सर एक एग्जांपल दे सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे क्लोज फ्रेंड का भाई था, उसका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। बढ़िया अच्छा खासा कमा रहा था, एमएनसी में जॉब कर रहा था सर। उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, जबकि वो पूरा स्टाइल में चूर रहता था। हर रोज उसका कैफे का फोटो वीडियो देख रहे हैं। आप दुनिया को इंप्रेस करने के लिए अपना लाइफ के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं ली? सर आपको मंथली गवर्नमेंट के कितने स्कीम है, मैं तो वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम है जिसमें आपको 50 रुपए देने हैं सर, 500 रुपए देने हैं। 5 लाख का ही एटलीस्ट इंश्योरेंस ले लीजिए। क्योंकि जब सडन जब मुसीबत आती है ना, वो बता के नहीं आती है। तो इसीलिए हर एक इंसान को प्रिपेयर रहना है। तो इसीलिए सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले, दूसरा अपनी सैलरी को स्ट्रक्चर करे, पहले इन्वेस्टमेंट और बाद में खर्चा। तो डेफिनेटली आपका लाइफ बहुत सही रहेगा। मतलब आय का कम से कम 20% इन्वेस्ट किया जाए। सर 20% आप इन्वेस्ट करिए ही करिए। नहीं करिए, इतना महंगाई के जमाने में कैसे सरवाइव कर पाइएगा? आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, बैंक देता है 7 से 8% रिटर्न। यहाँ हमारा इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा। तो आप इन्वेस्ट करिए, जरूरी नहीं है इन्वेस्ट आप स्टॉक मार्केट में कीजिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है बहुत सारे। आप सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जितना अपना, इवन एफडी भी आजकल तो सेफ, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, एफडी ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वैसे माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, उसके बाद खर्च कीजिए। और लाइफ आसान है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। चलिए धन्यवाद शिवानी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमारी शुभकामना है कि आप अपना नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पे जल्दी स्थापित करें। जी सर। सर थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। अरे, अरे, आप सक्सेस हैं।